वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ग्रुप थ्योरी। इस लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे ग्रुप्स के। पहला है डाईहेड्रल ग्रुप और दूसरा है परमुटेशन ग्रुप। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं और परमुटेशन ग्रुप पे तो एक लेक्चर अलग से और भी बनेगा जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर स्टडी करेंगे। लेकिन अभी ये दोनों ग्रुप्स हैं क्या, कैसे ये फॉर्म होते हैं, क्या इनका बेसिस है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, कैसे ये फॉर्म होते हैं, क्या प्रोसेस है ये सेट बनाने की और कैसे ये सेट ग्रुप बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम डाईहेड्रल ग्रुप से। डाईहेड्रल ग्रुप को हम डी एन से डिनोट करेंगे। डी एन में इस ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे वो हम बाद में देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं ग्रुप के अंदर। ओके, और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में उसका एक स्पेशल नेम भी होता है ग्रुप थ्योरी में, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ओके, सो डाईहेड्रल ग्रुप के लिए मेन प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है शॉर्ट ऑफ। तो ये प्रॉब्लम क्या कहती है, सपोज वी रिमूव ए स्क्वायर शेप्ड रीजन फ्रॉम द प्लेन के अंदर से, लाइक दिस इज ए स्क्वायर विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मैनी वेज वी कैन पुट स्क्वायर बैक इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। दिस इज ए प्रॉब्लम कि एक स्क्वायर शेप्ड रीजन हमने बाहर निकाला प्लेन के अंदर से और उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में पुट करना है, तो कितने वेज में हम उसको पुट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर लुकिंग एट द सॉल्यूशन। ऐसा हमने स्क्वायर मान लिया जिसके कॉर्नर्स ए बी सी डी से डिनोट कर रखे। कॉर्नर्स मैटर नहीं करते, यू कैन गिव एनी नेम टू इट्स कॉर्नर्स। और ये स्क्वायर ऐसे है हमारे पास। अब मान लिया हमने एस को रोटेट किया 0 डिग्री से, 90 डिग्री से, 180 डिग्री से, 270 डिग्री से, तो हमें सेम स्क्वायर मिलेगा एक्सेप्ट इट्स कॉर्नर नेम। ओके, अब 0, 90, 180, 270 डिग्री मीन्स 90 इसलिए इंडिकेशन है क्योंकि हर कॉर्नर में यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, और ये एक 4 रेगुलर गोन आप इसको बोल सकते हो, जैसे एन रेगुलर गोन आप स्टडी करते हो। सो इसको अगर आप समहाउ 90 पे रोटेट नहीं करते, समहाउ डिफरेंट एंगल पे रोटेट करते हो, तो यूर स्क्वायर में लुक लाइक दिस। ओके, लेकिन अब इसको आप ओरिजिनल पोजीशन पे यहीं फिट करना चाहते हो, इसी शेप में जो ये रोटेट हो गया, इस शेप में अगर आप पुट करना चाहते हो तो इसको आप वापस यहाँ पुट नहीं कर सकते एज इट इज़। ओके, सो या तो आप उसको रोटेट मत करो, दिस मीन्स 0 डिग्री या 90 डिग्री, एक बार उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दो, यू विल गेट द सेम शेप स्क्वायर। फिर 180 डिग्री पे भी सेम मिलेगा, 270 डिग्री पे भी, फिर वापस 360 पे आओगे तो 0 डिग्री मीन सेम स्क्वायर मिल जाएगा आपको, इफ़ वी हैव द कॉर्नर नेम्स। ओके, सो क्या क्या रोटेशंस पॉसिबल हैं। अब जो स्क्वायर हमने बाहर निकाला है उसको आप 0 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें वापस वही मिलेगा। ओके, फिर 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, सो 90 डिग्री पे ये रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये कॉर्नर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ए विल कम टू बी, बी विल कम टू सी, सी विल कम टू डी एंड डी विल कम टू ए। सो दिस इज न्यू सेम शेप स्क्वायर, लेकिन उसके कॉर्नर नेम्स चेंज हो गए। ये कॉर्नर नेम चेंज करने का मतलब है ये रोटेशन शो कर रहा है हमें कि 90 डिग्री रोटेशन है ये। ओके, सो सिमिलरली 180 डिग्री रोटेशन, ये ओरिजिनल स्क्वायर है, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करने का मतलब है 90 डिग्री पे जो किया हुआ उसको एक बार और 90 डिग्री पे आप कर दो, तो टोटल 180 डिग्री रोटेशन आ जाएगी। तो यहाँ से ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा और डी यहाँ जाएगा, तो ये आ गया ए बी सी डी। ओके, फिर सिमिलरली 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो उसको एक बार और 90 से आप कर दो। सो साथ में हमने नोटेशंस क्या ली, 90 डिग्री का जो रोटेशन फंक्शन है, यानी इसको जो फंक्शन रोटेट करके यहाँ लेके आएगा उसको हमने x से डिनोट कर लिया। x मीन्स 90 डिग्री रोटेशन ऑफ ए ओरिजिनल स्क्वायर। अब x इंटू एक्स का मतलब है उसको 90 की जो रोटेशन थी उसको एक बार और रोटेट कर दिया, यानी 180 डिग्री। अब x क्यूब का मतलब है कि 3 बार 90 डिग्री रोटेट कर दिया ओरिजिनल स्क्वायर, तो यह आ गया। अब 4 बार रोटेट करेंगे तो x4 360 डिग्री पे, यानी जो ओरिजिनल था वही आ जाएगा। ओरिजिनल को हमने e से डिनोट कर लिया।
जो 0 डिग्री रोटेशन है, यानी जब चेंज नहीं किया उसको एज इट इज़ निकाल के वापस पुट करेंगे तो उसको आइडेंटिटी ई से डिनोट कर लिया हमने। तो ये 4 पॉसिबल रोटेशंस हैं भाई। एक आप कोई भी डिग्री पे रोटेट ना करो, और यू कैन से 360 डिग्री पे रोटेट कर दो आप। बोथ आर द सेम थिंग्स। सो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 360 डिग्री मीन्स वापस आप उसी पोजीशन पे आ गए, मीन्स नो चेंज। ओके, ये 4 रोटेशंस थी हमारे पास। अब हम रिफ्लेक्शंस भी कर सकते हैं। पहली जो रिफ्लेक्शन है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी इस साइड को और इस साइड को फ्लिप कर दिया हमने। फ्लिप किया तो सी और डी ऊपर चला गया, बी और ए नीचे आ गया, लेकिन ध्यान रखना कॉर्नर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई। लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट पे है, राइट कॉर्नर राइट पे है, बस अप डाउन का फर्क पड़ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू। सिमिलरली यू कैन डू रिफ्लेक्शन थ्रू वर्टिकल एक्सिस। इसमें राइट लेफ्ट आ गए, लेफ्ट राइट चले गए। ओके, इसको सपोज R1 बोल लिया रिफ्लेक्शन 1, इसको R2 रिफ्लेक्शन 2। फिर आप डायगोनल से भी कर सकते हैं। मेन डायगोनल से किया तो बी डी फिक्स है, ए और सी रिफ्लेक्ट हो गए आपस में, तो भी हमें सेम साइज का सेम शेप का स्क्वायर मिलेगा। और फिर R4 ले लिया अपोजिट जो या दूसरा डायगोनल था, अदर डायगोनल, उसके अलाउंग, तो ए और सी फिक्स हैं, बी और डी चेंज हो गए, डी ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। इसको हमने R4 से डिनोट कर लिया। तो ये 4 थी भाई यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शंस। अब मान लिया ये ऑलरेडी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि x से अगर 90 डिग्री रोटेशन को डिनोट किया तो x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, दिस इज अ रोटेशन थ्रू 180 डिग्री। सिमिलरली x क्यूब इज रोटेशन थ्रू 270 डिग्री एंड x4 इज अ रोटेशन थ्रू 360 डिग्री विच इज सेम एज रोटेशन थ्रू 0 डिग्री। इसको हम आइडेंटिटी से भी डिनोट करेंगे। ओके, सो x4 इज आइडेंटिटी। नाउ लेट अस डिनोट R1 बाय y। R1 मीन्स जो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन थी हमें, रिफ्लेक्शन थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको हमने y से डिनोट कर लिया। तो y डॉट y मतलब एक बार रिफ्लेक्शन लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर वापस रिफ्लेक्शन लिया, तो हमें सेम चीज़ मिल जाएगी, यानी आइडेंटिटी सेम स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे इसको एक बार फ्लिप किया तो सी डी ऊपर आ गए, बी ए नीचे आ गए। इसको एक बार और रिफ्लेक्ट आप करोगे तो वापस बी ए ऊपर चला जाएगा और सी डी नीचे आ जाएगा, तो वापस से एस मिल जाएगा आपको। ओके, तो y डॉट y क्या आ गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स ओरिजिनल स्क्वायर। ओके, सो वाई एक्स मीन्स क्या होगा। अब इसको x को अगर हम कंपोजिट करें तो दिस मीन्स 90 डिग्री रोटेशन ऑफ s इज फॉलोड बाय ए रिफ्लेक्शन थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमें पता है भाई, दो फंक्शंस को जब हम कंपोजिट करके किसी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो पहले g अप्लाई होता है और फिर gx पे f अप्लाई होता है। दिस इज हाउ वी कंप्यूट द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, राइट। सो अब पहले x अप्लाई होगा, तो x क्या है, 90 डिग्री रोटेशन, और y क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो वाई एक्स मीन्स 90 डिग्री रोटेशन ऑफ s को आप पहले 90 डिग्री रोटेट करो, फिर जो आंसर आए उसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करो। सो दिस इज हाउ, ये इलस्ट्रेशन है एग्जाम्पल में, ये s है हमारे पास स्क्वायर। 90 डिग्री रोटेशन मीन्स x a will come here, b will come here, c will come here, d will come here. तो a b c d, this is new square obtained by 90 डिग्री रोटेशन, और इसको अब रिफ्लेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो बी सी ऊपर चला गया, ए डी नीचे आ गया, राइट। तो ये टोटल जो आंसर है ये एस को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए, इसका मतलब है वाई डॉट एक्स। पहले एक्स अप्लाई किया यानी 90 डिग्री रोटेशन, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से रिफ्लेक्शन लिया हमने। ओके, अब ये बी सी ए डी कॉर्नर्स ऐसे कहाँ हैं, अगर आप इसको देखोगे पीछे बी सी ए डी ये है, इट मीन्स वाई डॉट एक्स हमारे पास क्या आ गया, R3 आ गया, यानी रिफ्लेक्शन थ्रू मेन डायगोनल। ओके, बी सी ए डी, तो एक रिफ्लेक्शन और एक रोटेशन को जब मिक्स किया तो हमें क्या मिला, दोबारा से रिफ्लेक्शन मिला। ओके, सो दिस मीन्स वी गेट R3। सिमिलरली आप वेरीफाई कर सकते हैं भाई, वाई डॉट एक्स केयर आपको R2 यानी रिफ्लेक्शन 2 मिलेगा जो वर्टिकल एक्सिस से किया था, और वाई डॉट x3 आपको R4 मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन से इन एलिमेंट का स्क्वायर खुद के साथ
मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो। अब इस वाई एक्स स्क्वायर का आंसर रिफ्लेक्शन आया हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्शन का एक बार और आप सेम रिफ्लेक्शन लोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन वापस सेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, या आप मिरर में खड़े होकर अपने आप को भी देख सकते हो, आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो बैक साइड में है मिरर के, और जो बैक साइड में है उसकी रिफ्लेक्शन आप हो। ओके, तो रिफ्लेक्शन का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी। सिमिलरली वाई एक्स क्यूब का भी आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इवन वाई एक्स का भी आप स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी। और वाई का ऊपर हमने चेक किया ही था कि ओरिजेंटल एक्सिस के थ्रू अगर आप रिफ्लेक्शन को 2 बार अप्लाई करोगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। ओके, तो इस कंप्लीट सेट को अगर हम डिनोट करें तो ये ऐसे बनेगा, ई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब। क्योंकि वाई के साथ इन तीनों के साथ प्रोडक्ट करके हमने देखा, वाई था ओरिजेंटल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन, उसकी जब हमने एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के साथ प्रोडक्ट किया यानी कंपोजिट किया तो हमें रिफ्लेक्शन सी मिली। एक बार R3 मिल गया, एक बार R2 मिल गया, एक बार R4 मिल गया, और ये R1 खुद था, फर्स्ट रिफ्लेक्शन थी जो। ओके, सो ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इट इज डिनोटेड बाय D4 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। यानी स्क्वायर रिमूव किया और उसको वापस इंसर्ट किया तो वी गेट 8 वेज। इन 8 वेज we can insert the square back into its original position. ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डाइहेड्रल ग्रुप D3। ये जो n है ना, ये n रेगुलर गोन को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 मीन्स 3 रेगुलर गोन, इट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ये मान लिया T एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन 3 एलिमेंट्स T3 लेट्स से। सो इसको वापस इंसर्ट करना है, कितने वेज में कर सकते हैं, वही फिर हमें रोटेशन और रिफ्लेक्शंस निकालनी है। ओके, सो अब इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 120 डिग्री का ईच। तो हम इसको 120 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं, फिर 240 से, और अगेन फिर करेंगे तो 360 डिग्री से, वो आइडेंटिटी आ जाएगा। ओके, तो 360 डिग्री या 0 डिग्री, इट मीन्स दिस इज सेम, इसको हमने ई से डिनोट कर लिया। फिर हमने इसको 120 डिग्री से रोटेट किया तो ए नीचे आ गया, बी राइट आ गया, सी ऊपर चला गया, सो इसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया। 240 से रोटेट किया तो इस पे एक बार फिर से हमने 120 डिग्री लगा दिया, तो ए राइट चला गया, बी अप, सी लेफ्ट लो में आ गया, राइट, तो एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, सो यहाँ पे एक्स अगर 120 डिग्री है, एक्स क्यूब, उसको 3 बार अगर हम अप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा और हमें वापस आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो रोटेशंस 3 आ गई, ई, एक्स और एक्स स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी लुक एट द रिफ्लेक्शंस। तो पहली रिफ्लेक्शन आई, रिफ्लेक्शन थ्रू परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू BC के परपेंडिकुलर लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली जो डॉटेड लाइन है। तो इसमें A फिक्स रहेगा, BC एक्सचेंज हो जाएंगे, C इधर आ गया, B राइट चला गया। लेट्स से दिस इज Y। ओके, इसको हमने Y मान लिया। फिर रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन परपेंडिकुलर टू AC, तो B फिक्स रह गया, A और C चेंज हो गया, इसको हमने YX से डिनोट कर लिया। इसकी रिफ्लेक्शन AC लाइन के थ्रू करेंगे तो B फिक्स है, C और A चेंज हो गया, तो ये आंसर आ गया। बाद में हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शंस X के साथ कैसे कंपोजिट होकर ये आंसर दे रही हैं हमें। फिर रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन AB, C फिक्स है, A और B एक्सचेंज हो गया, दिस विल कम एज YX स्क्वायर। अब X स्क्वायर और Y इन दोनों को कंबाइन करना है, तो X आपके पास ये था और Y का मतलब है परपेंडिकुलर टू BC, इस लाइन से रिफ्लेक्ट करना। तो वाई एक्स का मतलब है यहाँ पे ये एक्स का आंसर है, इस पे वाई वर्टिकल लाइन से आपको रिफ्लेक्ट करना है, तो ए बी एक्सचेंज हो जाएंगे, सी एज इट इज, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। सो ए सी बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आ गया आपके पास, बी और ए चेंज हो गया और सी एज इट इज है। ये एक्स था, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया वाई परपेंडिकुलर लाइन से, तो वाई एक्स के ऊपर y अप्लाई किया तो वाई एक्स मिल गया हमें। सिमिलरली एक्स स्क्वायर पे y अप्लाई करोगे तो a इधर आ जाएगा, c इधर चला जाएगा, तो b ऊपर c और a एक्सचेंज, तो b ऊपर a और c एक्सचेंज, तो ये आ गया वाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो अगेन इस केस में D3 अगर आप ग्रुप देखेंगे तो क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, e x x स्क्वायर, y x स्क्वायर। ओके, अब ये ग्रुप क्यों बनता है, इसके आप कंपोजिशन टेबल भी फॉर्म कर सकते हो।
भाई 6 के 6 एलिमेंट यहाँ लिख लिए ऊपर रो में, ई एक्स एक्स स्केयर, वाई एक्स स्केयर, और सेम कॉलम बना लिया हमने, ई एक्स एक्स स्केयर, वाई एक्स स्केयर। तो ई आइडेंटिटी है, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये रो और ये कॉलम दोनों सेम आएंगे एज इट इज। अब एक्स को इनके साथ आपने अप्लाई किया तो एक्स स्केयर एक्स क्यूब आइडेंटिटी हो जाएगा, एक्स स्केयर यहाँ एक्स के साथ एक्स क्यूब आइडेंटिटी, एक्स स्केयर एक्स 4, लेकिन एक्स क्यूब आइडेंटिटी एक्स बच जाएगा। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स वाई को जब आपने किया तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी एक्स वाई आपको कैलकुलेट करना है, यानी वाई अब एक्स से फॉलो होगा। तो वाई का तो ये है आंसर, एक्स का मतलब है 120 डिग्री पे रोटेट करना, तो वाई ये है, इसके ऊपर एक्स आपने अप्लाई किया तो हमें मिलेगा भाई ए नीचे आ जाएगा, सी यहाँ, बी यहाँ। ओके 120 डिग्री पे रोटेट किया तो ए नीचे आ गया, सी राइट साइड में, बी यहाँ पे। लेकिन ए सी बी ये किसका आंसर है, ये रहा, ये क्या है वाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स को जब वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई का आंसर क्या है, वाई एक्स स्क्वायर। सो दिस इज वाई एक्स स्क्वायर। इस वे में आपको ये देखना है कि सारे मल्टीप्लाई करके ये इसकी कंपोजिशन टेबल बनेगी। ओके 6 एलिमेंट आपके साथ लिखे हुए हैं आपके पास, ई एक्स एक्स स्क्वायर, वाई एक्स और वाई एक्स स्क्वायर। आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंपोजिशन टेबल बनेगी। तो ई इसमें आइडेंटिटी है, हर एलिमेंट का इन्वर्स आप आइडेंटिटी वाली पोजीशन पे देख सकते हो। जैसे एक्स का इन्वर्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इन्वर्स एक्स हो जाएगा, वाई का इन्वर्स वाई है, वाई एक्स का इन्वर्स वाई एक्स है, क्योंकि ये सब एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में मल्टीप्लाई करते आइडेंटिटी दे देती है, तो उनका इन्वर्स वो खुद आएगा। ओके सो दिस इज ए ग्रुप। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसमें ये देख सकते हो कि एक्स वाई का आंसर आया वाई एक्स स्क्वायर, ओके, और वाई एक्स का आंसर आया वाई एक्स। सो एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, क्योंकि ये वाई एक्स स्क्वायर है और ये वाई एक्स है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है, तो इट मीन्स एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, देयरफॉर दिस इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। ओके तो ये जो इन जनरल जब आप लिखोगे 3 और 4 के लिए हमने डिस्कस कर लिया, 5 6 ये सब एन रेगुलर गोन आएंगे, तो उनके एंगल कितने आएंगे। अब जैसे एक्स की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, रोटेशन थ्रू कितने डिग्री एंगल है, 360 डिग्री बाय एन। जैसे एक्स का मतलब ये है रोटेशन थ्रू 360 डिग्री बाय एन, और रिफ्लेक्शंस क्या है वो आपको हर लाइन से पास करवा के, लाइंस पास करवा के वहाँ देखना है कि आपकी शेप चेंज ना हो। ओके तो एक्स का मतलब है भाई रोटेशन थ्रू 360 डिग्री बाय एन, ये डिग्री का एंगल है। जैसे 4 लिया था तो 90 डिग्री आ गया था, 3 लिया तो 120 डिग्री आ गया था, तो एक्स ये है और वाई एक रिफ्लेक्शन और उनके साथ सब एक्स की कंपोजिशन, वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स एन -1। सो दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 2n एलिमेंट्स, जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, n रोटेशंस और n रिफ्लेक्शंस, दैट्स ऑल। दिस इज डाइहेड्रल ग्रुप, और ये नॉन एबिलियन है, दिस इज नॉन एबिलियन ग्रुप। तो डाइहेड्रल ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार यूज करेंगे हम। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स 2n। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है परमुटेशन ग्रुप, वो भी नॉन एबिलियन ग्रुप है, वी विल प्रूव इट वेरी शॉर्टली। सो परमुटेशन ग्रुप स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि परमुटेशन क्या है। ए परमुटेशन ऑफ ए सेट S इज ए फंक्शन फ्रॉम S to S विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है, एक सेट S से S तक अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसको हम परमुटेशन बोल देंगे। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 प्लस ऑन टू। बस ये ध्यान रखना डोमेन और रेंज सेम है, यानी S to S है फंक्शन। सो एनी बाइजेक्टिव फंक्शन विच इज़ 1 1 ऑन टू इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ दैट सेट, उस सेट की परमुटेशन बोली जाती है वो। अब बात आती है परमुटेशन ग्रुप की। सो ए परमुटेशन ग्रुप ऑफ ए सेट S इज ए सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ S दैट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर फंक्शन कंपोजिशन। ओके यानी किसी भी सेट की अगर सारी 1 1 ऑन टू फंक्शंस के कलेक्शन हम बना लें और कंपोजिशन ऑपरेशन के साथ देखें तो वो कलेक्शन ग्रुप फॉर्म करती है। ओके इस ग्रुप को हम SN से डिनोट करेंगे। हम अपने ग्रुप थ्योरी में इस S सेट को जिसके 1 1 ऑन टू फंक्शंस हमने निकालने हैं और वो कलेक्शन में डाल के ग्रुप बनाना है,
उस सेट को हम फाइनाइट रखेंगे। वैसे तो ये इनफाइनाइट के केस में भी काम करेगा, बट वी आर रिस्ट्रिक्टेड अवर सेल्फ टू ए फाइनाइट सेट। तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने एस में एन एलिमेंट मान लिए और उनको 1 2 से n तक डिनोट कर लिया, यानी एस इज ए सेट कंटेनिंग 1 to n एलिमेंट्स। ओके, तो इस सेट के ऊपर जो ग्रुप बनेगा 1 1 on 2 फंक्शंस का, उसको हम एस एन से डिनोट करेंगे और उसको हम बोल देंगे परमुटेशन ग्रुप। अब जैसे पर्टिकुलर केस लें, 2 से स्टार्ट किया हुआ है, लेट मी राइट फॉर n इक्वल टू 1 ऑल्सो, n 1 लिया तो s में क्या आ गया 1 सेट। अब 1 से 1 तक एक सेट 1 है, यहाँ ओनली 1 पॉसिबिलिटी है, तो S1 में क्या आएगा हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ओनली, इसको हमने E से डिनोट कर लिया। E मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन है यहाँ पे। ये भी ध्यान रखना भाई, जैसे कैलकुलस में हम करते हैं R टू R जो रियल वैल्यूड फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हैं, उन केसेस में हम फंक्शन को फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, जैसे fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स, लाइक दिस। लेकिन जब सेट फाइनाइट हो और उस पर कोई फंक्शन डिफाइन करना हो तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि आप सारे एलिमेंट्स की इमेजेस बता दो कि इस एलिमेंट की ये इमेज है, इस एलिमेंट की ये इमेज है, एंड वो फंक्शन आ जाएगा एज इट इज़। यानी फंक्शन को आप हर एलिमेंट की एक्सप्लिसिट वैल्यू बता के भी डिनोट कर सकते हो कि ये हमारा फंक्शन है। ओके, अब इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप 1 1 on 2 चेक करें, क्योंकि हमने जो कलेक्शन मानी है 1 1 on 2 की कलेक्शन मानी है 1 1 on 2 फंक्शंस की, एंड आई होप कि आप किसी फंक्शंस को 1 1 on 2 चेक करना जानते हैं। ओके, सो 1 के लिए जो n इक्वल टू 1 के लिए जो परमुटेशन ग्रुप आया उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं तो s में 2 एलिमेंट आ गए, 1 और 2। एक फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, इसको हमने आइडेंटिटी बोल दिया। दूसरा फंक्शन है 1 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है। सो ये जो नोटेशन है इसको हम एरे नोटेशन बोलते हैं। एरे नोटेशन किसी भी आप फाइनाइट सेट के ऊपर जो 1 1 on 2 फंक्शंस हैं उसको आप एरे से डिनोट कर सकते हो। एरे का मतलब यहाँ पे मीनिंग है 1 1 पे गया है, 2 2 पे गया है, यहाँ पे 1 2 पे गया है और 2 1 पे गया है। सो दिस इज फंक्शन f, दिस इज g। सो ये f की एरे नोटेशन है, ये g की नोटेशन है। ओके, तो S2 सेट ये 2 एलिमेंट्स आए और तो कोई नहीं आएगा। अब ये है आइडेंटिटी फंक्शन, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो f ऑफ g आपके पास क्या आएगा g आएगा, और g ऑफ f भी क्या आएगा g आएगा। और g स्केयर अगर आप करोगे तो g ऑफ g पहले आप 1 पे अप्लाई किया तो g ऑफ g1, लेकिन 1 क्या है 2, और g2 को किस पे भेज रहा है 1 को, यानी g ऑफ g ने 1 को 1 पे भेज दिया। सिमिलरली g ऑफ g 2 पे आप कैलकुलेट करोगे तो 2 को पहले g ने 1 पे भेजा और फिर 1 को वो 2 पे भेजेगा, तो 2 को भी 2 पे भेज रहा है, तो g ऑफ g यानी g स्केयर क्या आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये खुद का इन्वर्स है। ओके, तो S2 अगर सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके परमुटेशन ग्रुप के पास 2 एलिमेंट आए, एक f और एक g, और g का इन्वर्स g खुद है। सो दिस इज अवर ग्रुप। ओके, अब आता है n इक्वल टू 3 के लिए केस, s को 1 2 3 मान लिया, तो कितने 1 1 on 2 फंक्शंस पॉसिबल हैं ये लिस्ट बना रखी है। दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज f3, दिस इज f4, दिस इज f5। अब आइडेंटिटी का मतलब 1 2 3 एज इट इज़ अपने आप मैप हुए हैं। एरे फंक्शंस की टर्म्स में ये हैं, और फंक्शंस को ए सेट से बी तक अगर एक रूल डिफाइन करना है तो ये तरीका है उसको डिफाइन करने का। अब पहले केस में कह रहे हैं कि 1 और 2 आपस में मैप हो रहे हैं और 3 फिक्स है। सो 3 फिक्स है यहाँ पे, और 1 2 पे गया और 2 1 पे गया। सिमिलरली फिर 2 फिक्स रखा, 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, फिर 1 फिक्स रखा, 2 3 पे गया, 3 2 पे गया, फिर 1 2 पे गया, 2 3 पे, 3 1 पे, फिर 1 3 पे, 3 2 पे और 2 1 पे। दिस इज हाउ वी मेड 1 1 on 2 फंक्शंस ऑन ए फाइनाइट सेट। तो ये इन 6 फंक्शंस की एरे नोटेशन है भाई, राइट। अब इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप चेक करें कि इनमें क्या इन्वर्सिस आएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट और वेरीफाई आपको करना है। f1 इन्वर्स खुद f1 आएगा, f2 इन्वर्स खुद f2 आएगा, f3 इन्वर्स खुद f3 आएगा, f4 और f5 आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, f4 इन्वर्स इज f5। ओके, और मैं एक टेक्निक बताऊंगा, उससे आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्यों ये इन्वर्स हैं एक दूसरे के, बहुत जल्दी। ओके, सो
पहले हम ये देख लेते हैं कि इन जनरल Sn में एलिमेंट्स कितने आएंगे। जैसे यहाँ पे 6 आ गए भाई, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज ए सिंपल नोट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 इज 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन परमुटेशन ग्रुप S3 इज 3 फैक्टोरियल। तो इन जनरल भी ये ट्रू होगा, Sn में n फैक्टोरियल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 2 3 के लिए हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, n = 4 के लिए। अब कोई भी फंक्शन है Sn में, वो 1 1 ऑन 2 है, तो 1 को मैप करने की कितनी चॉइसेस हैं उसके पास, n चॉइसेस। जैसे यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने, तो 1 कहाँ पे जा सकता है, n चॉइसेस हैं उसके पास, दीज आर n चॉइसेस। अब एक बार f1 आपने डिफाइन कर दिया, सपोज दिस इज f1, तो ये वैल्यू आप किसी और को नहीं दे सकते। जब यहाँ से 2 आएगा तो 2 को ये आप नहीं असाइन कर सकते वैल्यू। सो वंस f1 हैज़ बीन डिटरमाइंड, f2 हैज़ n-1 चॉइसेस। सिमिलरली f2 को अगर आपने डिटरमाइन कर दिया तो f3 हैज़ n-2 चॉइसेस एंड सो ऑन। Hence Sn has n into n-1 into 2 into 1 which is same as n factorial elements। तो जो परमुटेशन ग्रुप है एक n एलिमेंट सेट का, उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, n फैक्टोरियल। ओके, अब मेन क्वेश्चन ये है कि इन जनरल Sn को हम कैसे ये प्रूव करें कि ये ग्रुप है। उससे पहले दो छोटी छोटी डिटेल्स में दो चीज़ें हैं, वो एक बार हम कर लेते हैं, उसके बाद हम जनरली ये प्रूव करेंगे इन जनरल कि Sn है वो ग्रुप बनेगा। ओके, सो पहले है कि Sn के एलिमेंट्स लिखे कैसे जाएंगे एरे फॉर्म में। सो लेट f बी एन एलिमेंट ऑफ Sn, फॉर कन्वीनियंस वी राइट f इन एरे फॉर्म एज। किसी भी 1 1 ऑन 2 फंक्शंस को आप ऐसे एरे की फॉर्म में लिख सकते हो कि 1 को f ने f1 पे मैप किया, 2 को f2 पे, n को fn पे। दिस इज एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स 1 to n। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस एरे फॉर्म में कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करें। इन जनरल तो कंपोजिशन का क्या रूल होता है कि किसी भी एलिमेंट x पे अगर कंपोजिशन अप्लाई करनी है तो फर्स्ट यू अप्लाई g ऑन x एंड देन यू अप्लाई f ऑन दैट एलिमेंट gx, f ऑफ gx। ये कंपोजिशन का रूल होता है। लेकिन एरे फॉर्म में कंपोजिशन कैसे करें हम। कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन एक्सप्रेस्ड इन एरे फॉर्म। मान लिया S4 में भाई, यानी 4 एलिमेंट के सेट के दो 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, f को ऐसे लिख लिया, यानी f ने 1 2 3 4 की फॉर्म में लिखें 1 2 3 4। तो f ने 1 को 2 पे मैप किया, 2 को 3 पे किया, 3 को 1 पे किया, 4 को फिक्स रखा। g की बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, g ने 1 को 3 पे मैप किया, 2 को 4 पे मैप किया, 3 को 1 पे मैप किया, 4 को 2 पे मैप किया। दिस इज फंक्शन g, दिस इज f। तो ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन मान लिए भाई S सेट के ऊपर, और S हमारे पास है 1 से लेकर 4 तक। ओके, अब इनकी कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है FG। तो ये कंपोजिशन आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, FG है तो F लिख लिया और यहाँ पे G लिख लिया हमने। तो जैसे कंपोजिशन F ऑफ G में आप कैलकुलेट करते थे 1 की निकालनी है, तो F पहले क्या होगा, G अप्लाई होगा 1 के ऊपर। तो G 1 को कहाँ भेज रहा है भाई, 3 पे। ओके, सो यहाँ देखोगे आप 1 कहाँ भेज रहा है, 3 पे। अब 3 को आप 3 के ऊपर f अप्लाई करोगे तो 3 के लिए आप यहाँ जाओगे f के अंदर, जैसे ये रेड डॉटेड है, ये यहाँ आ गया आप। अब 3 को f कहाँ कर रहा मैप, 1 पे, तो f ऑफ g ने 1 को कहाँ मैप कर दिया, 1 पे। सो 1 इज मैप टू 1 बाय एफ जी। ओके, अब 2 के लिए भी सेम काम, 2 को g कहाँ मैप कर रहा है, 4 पे, और 4 को f कहाँ मैप कर रहा है, 4 पे। सो 2 गोज टू 4। तो ये जो कंपोजिशन है एरे फॉर्म में, वो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है पहली बात तो, और टॉप टू डाउन जाना है। फिर पहले आप टॉप टू डाउन जाओ, फिर आप राइट टू लेफ्ट जाओ, और फिर आप टॉप टू डाउन जाओ। दिस इज वे। ओके, सो फर्स्ट यू गो टॉप टू डाउन, देन यू गो राइट टू लेफ्ट, एंड अगेन यू गो टॉप टू डाउन। किसी भी एलिमेंट की अगर कंपोजिशन में आपने इमेज निकालनी, जैसे 1 की निकालनी थी, तो 1 पहले 3 पे गया, 3 1 पे जा रहा है, तो 1 गोज टू 1 फाइनली। अब 4 के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो 4 पहले 2 पे गया, फिर 2 को यहाँ देखेंगे, 2 3 पे गया, तो 4 अल्टीमेटली 3 पे गया। दिस इज कंपोजिशन ऑफ f एंड g। तो f ऑफ g ये आ गया। सिमिलरली अगर कोई आपको ये बोले g अब कैलकुलेट करो, तो पहले मैंने g लिख लिया, फिर f लिख लिया। अब सेम तरीका,
वन की इमेज निकालनी है तो पहले एफ को देखेंगे, एफ वन को कहाँ मैप कर रहा है 2 पे, फिर जी टू को कहाँ मैप कर रहा है 4 पे, तो 1 मैप हो गया 4 पे। फिर 2 के लिए हम देखेंगे 2 को एफ कहाँ मैप कर रहा है 3 पे, 3 को जी कहाँ मैप कर रहा है 1 पे, सो 2 गोज टू 1। फिर एफ 3 को 1 पे मैप कर रहा है, जी 1 को 3 पे मैप कर रहा है, तो 3 गोज टू 3। फिर एफ 4 को 4 पे और जी 4 को 2 पे, तो 4 गोज टू 2। ओके, सो ये आप आराम से चेक कर सकते हो कि ये आपका एफ जी आया था और ये आपका जी एफ आ गया, तो दोनों सेम नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ 1 की इमेज 1 है, यहाँ 1 की इमेज 4 है, तो क्लियरली एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। सो एस एन इज नॉट एबिलियन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये सेम आप 3 में भी मैं वेरीफाई कर सकते हो और 4 में भी, 5 में भी, सब में भी। सो एस एन इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एन फैक्टोरियल, राइट। सो नाउ वी कम टू द जनरल क्लेम दैट एस एन इज ए ग्रुप। और एस एन यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं भाई, इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट्स। ओके, एन ये यहाँ पे उस सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट कर रहा है जिसके ऊपर हमने परमुटेशन ग्रुप डिफाइन किया है। ओके, अब एस एन को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने भाई क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स शो करना, राइट। दो एलिमेंट लिए हमने, दोनों क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शंस हैं, तो क्लोजर ये कब होगा, एफ ऑफ जी एस एन में कब जाएगा, जब हम इसको 1 1 ऑन टू प्रूव कर देंगे। ओके, सो एस सेट है यहाँ पे 1 से लेकर n तक, तो इसका कोई भी एलिमेंट i लिया और j लिया, तो किसी फंक्शन f को 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान के अल्टीमेटली हम दिखा देते हैं कि x इक्वल टू वाई है। दिस इज हाउ वी प्रूव दैट f इज 1 1। तो एफ ऑफ जी को 1 1 प्रूव करने के लिए i और j पे अप्लाई कर दिया। अब कंपोजिशन रूल क्या कहता है, पहले g अप्लाई होगा i और j पे, g अप्लाई कर दिया, लेकिन f और g एस एन के एलिमेंट है तो दोनों 1 1 ऑन टू हैं, तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इस पे f अप्लाई हो रखा है, तो f 1 1 है तो जी आई जी जे के इक्वल हो जाएगा। अब g 1 1 है तो i j के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था कि f ऑफ g i और f ऑफ g j क्या इंप्लाई करते i इक्वल टू j। सो दिस मीन्स f ऑफ g इज 1 1। अब f को ऑन टू प्रूव करना है हमें, मतलब f ऑफ g को ऑन टू प्रूव करना है, तो f ऑफ g को अगर आप समझोगे तो पहले तो g अप्लाई हो रखा है, f ऑफ g का मतलब क्या होता है, किसी भी x पे पहले g अप्लाई होगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। तो g लिख लिया हमने s टू s और s टू s f लिख लिया, तो f ऑफ g को ऑन टू प्रूव करना है, तो f ऑफ g की डोमेन ये है भाई और को डोमेन ये है, तो को डोमेन से एक पॉइंट मानेंगे। ऑन टू क्या कहता है कि को डोमेन के हर पॉइंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज हो, यानी यहाँ से एक r मान लिया, यहाँ एग्जिस्ट कराना है एलिमेंट f ऑफ g के लिए। ओके, सो f ऑन टू है ये हमें पता है, तो इस r के लिए एक s यहाँ मिल जाएगा सच दैट f ऑफ s इक्वल टू r। ओके, इन दो सेट के लिए हमने f की ऑन टू ने s यूज कर ली, इस x के लिए यहाँ पे s मिल गया। अब s यहाँ पे है तो एक g ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि f और g दोनों ऑन टू है, तो यहाँ एक t मिलेगा सच दैट g ऑफ t इक्वल टू s। तो s की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दी भाई, तो f ऑफ g t इक्वल टू r आ गया। लेकिन ये तो अल्टीमेटली क्या है, f ऑफ g एट t इक्वल टू r। तो यार यहाँ से पिक किया था हमने और t यहाँ आ गया कि f ऑफ g को जब t पे अप्लाई किया तो हमें आंसर r मिल रहा है, तो इट मीन्स r के लिए t एक प्री इमेज मिल गई, प्री इमेज मिल गई तो f ऑफ g ऑन टू हो गया, हैंस f ऑफ g बिलोंग्स टू एस एन, क्योंकि 1 1 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट। एसोसिएटिव भाई इजी चीज़ है, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा भाई, आइडेंटिटी फंक्शन को आप किसी भी फंक्शन के लेफ्ट में कंपोजिट करो या राइट में कंपोजिट करो, आपको फंक्शन g ही मिलेगा फॉर ऑल g बिलोंग्स टू एस एन। तो ये जो f आइडेंटिटी फंक्शन है, दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ एस एन ग्रुप, यानी परमुटेशन ग्रुप। और हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन बाई इन्वर्टिबल होता है, ये हमें पता ही है। इन्वर्टिबल डिफाइन ही हम कैसे करते हैं, ये फंक्शन इज इन्वर्टिबल यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव हो। ओके, तो हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चारों चीज़ें हमने दिखा दी भाई, क्लोजर भी, एसोसिएटिविटी भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी। इट मीन्स एस एन इज ए ग्रुप, तो इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमने दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स किए हैं, डाईहेड्रल ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप, इस परमुटेशन ग्रुप में भी जो कंपोजिशन हमने सिखाई है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम स्टडी करेंगे तो
ये ध्यान रखना, हम परमुटेशन ग्रुप के एलिमेंट्स को एरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उनको कंपोजिट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं। कई बुक्स में लेफ्ट टू राइट दी होती है प्रोडक्ट, लेकिन ऐसे नहीं आएगी, राइट टू लेफ्ट आना है आपको कंपोजिशन निकालने के लिए। ओके, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्रुप्स इसलिए हैं कि दीज आर टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप्स। ओके, तो ये दोनों ग्रुप्स के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।